झांसी में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पर प्रशासन की कार्रवाई। प्रशासन ने की 237 करोड़ की संपत्ति कुर्क, आवास, फ्लैट, जमीन, गाड़ियां और अन्य संपत्तियां शामिल। बुलंदशहर में सरकारी अस्पताल ने जारी किया तुगलकी फरमान। एंड्रॉयड मोबाइल फोन होने पर होगा मरीज का एक्सरे। गरीब मरीजों को हो रही है भारी परेशानी। सक्षम अधिकारी कब लेंगे मामले पर संज्ञान। जालौन पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। 5 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। कब्जे से 2 तमंचे, एक कार सहित 1700 रुपए बरामद। पुलिस ने दर्ज किया मामला, कार्रवाई जारी। सोनभद्र में कड़ाके की ठंड में बेघर हुए मुरहर जाति के वनवासी। वन विभाग की टीम ने लोगों को किया बेघर। वनवासियों ने किया जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव। एसडीएम ने लिया संज्ञान, कार्रवाई जारी। और झांसी में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। मृतक की पुत्री के प्रेमी को किया गिरफ्तार। शुभमम का मृतक की पुत्री से था प्रेम संबंध। पुलिस ने दर्ज किया मामला, कार्रवाई जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। खबर है यूपी के बुलंदशहर से, जहां सरकारी अस्पताल इन दिनों अजीब सा एक फरमान जारी किया गया है। यानी कि सरकारी अस्पताल की ओर से एक अजीब सा फरमान आया है। सरकार भले ही स्वास्थ्य सेवाओं पर पैसा पानी की तरह भरा ही हो, लेकिन सरकार के नुमाइंदे ही योजनाओं को परिता लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। और मामला है खुर्जा के सरकारी अस्पताल का, जिसमें यह साफ तौर पर कह दिया गया है कि जिस मरीज के पास एंड्रॉयड मोबाइल फोन होगा उसी का एक्सरे हो सकेगा। ऐसे में सरकारी सुविधाओं के भरोसे जिंदगी जीने वाले गरीब परिवार तो राम के भरोसे ही हैं। इस फरमान के पीछे की असली समस्या बजट है, जिसके चलते कई महीनों से एक्सरे शीट अस्पताल में नहीं है। अस्पताल पर बजट नहीं होने के चलते ये शीट नहीं खरीदी गई। फिलहाल समस्या चाहे जो हो, लेकिन इसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है, तीमारदारों को भुगतना पड़ रहा है। तो केवल उन गरीब मरीजों को ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन नहीं है। अब देखना यह है कि आखिर कब तक सक्षम अधिकारियों को इन सब की विभागीय जानकारी नहीं मिलती है, या फिर कब तक सक्षम अधिकारी इस पर कठोर कदम उठाते हैं। हाँ, सीएमएस सर का कहना था कि मोबाइल पर दिए जाए। शीट क्यों नहीं है? सीट ये कह नहीं सकते, कह रहे हैं बजट नहीं है। ये तो बहुत लंबे समय से समस्या बनी हुई है। हाँ। कितना समय आपके हिसाब से बीत गया होगा? करीब 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने से मोबाइल में एक्सरे दिया जा रहा है। इसका फोकस भी खराब है मशीन का। हाँ, मशीन का फोकस सही है, लाइट नहीं जलती है। वो तो हमने कंप्लेंट कर रखी है, आ जाएंगे। हाँ, इसकी फोकस की कोई बड़ी बात नहीं है। जो लोग छोटे मोबाइल लेकर आते हैं उनका एक्सरे करने के लिए मना कर दिया जाता है। नहीं, उनको मोबाइल पर फ़ोटो दिया जाता है ना, इसलिए। मैं अस्पताल अपनी वाइफ का शोल्डर का कराने आया था, सीट एक्सरे का। तो मैं वहाँ पे गया, उन्होंने मुझसे बोला कि आपके पास बड़ा फ़ोन है या नहीं है। अगर बड़ा फ़ोन होगा तो आप फ़ोटो खींचे, छोटा फ़ोन नहीं था, बड़े फ़ोन की व्यवस्था करें। मैंने ये बात डॉक्टर को बताई तो वो बोला अगर आपके पास बड़ा फ़ोन नहीं है तो आप मेरे नंबर पे आप भिजवा सकते हो। और हम बाहर अगर अपनी एक्सरे की रिपोर्ट किसी को दिखाएं, सीट दिखाएं, तो हम बाहर कैसे दिखा पाएंगे? यहाँ के खुर्जा के अस्पताल की ये प्रॉब्लम है, हम कैसे दिखाएं? हमारे पास बड़ा फ़ोन नहीं है, हम अपनी रिपोर्ट। और अब खबर है यूपी के चंदौली से, जहां चतुर्थ स्तंभ के प्रहरी को एक बार फिर से सच्चाई दिखाने से रोकने की नापाक कोशिश की गई। पूरा मामला PDDU जंक्शन से जुड़ा हुआ है, जहां अवैध वेंडरिंग की कवरेज कर रहे सुदर्शन न्यूज चैनल के पत्रकार सुनील सिंह हुसैन पर दबंगों की ओर से हमला बोल दिया गया। उनके साथ धक्का मुक्की की गई, मारपीट को अंजाम दिया गया और ये पूरा वाकया RPF पोस्ट के नजदीक घटित हुआ। लेकिन रेलवे चौकी प्रभारी समेत अन्य कर्मी मूक दर्शक बने रहे। दरअसल काफी लंबे समय से PDDU जंक्शन पर अवैध तरीके से वेंडरिंग का कार्य चल रहा है। सुदर्शन न्यूज चैनल की टीम ने जब इस मुद्दे को खबर के माध्यम से उठाया तो इस गोरख धंधे पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई। लेकिन कुछ समय से रेलवे महकमा से जुड़े अधिकारियों और जवानों की मिलीभगत से ये काम तेजी से हो रहा है। हालांकि पूरे मामले पर सुदर्शन न्यूज चैनल की टीम से RPF कमांडेंट ने कार्रवाई का भरोसा दिया। और अब देखना होगा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रहरी को न्याय मिलता है या मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। 30 तारीख को शाम 6:30 बजे जब मैं अपने घर जा रहा था तो उसी दौरान हमारे ऊपर बाहरी आदमियों द्वारा धक्का मुक्की किया गया स्टेशन परिसर में।
मुझे 5-6 दिन पहले से सूचना मिल रही थी कि स्टेशन पे कुछ गलत कार्य कुछ लोगों को मिली भगत से चल रही है। उसी के कवरेज के दौरान ही 5-6 दिनों से मैं फ़ोटो वीडियो वगैरह बनाने के लिए स्टेशन पे बराबर या खबर के लिए आता था। उसी दौरान 31 तारीख को 6:30 बजे बाहरी लोगों द्वारा शराब पी के हमारे संग धक्का मुक्की। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के टिटवाला में रविवार स्थित ग्रेटर वैली इंटरनेशनल स्कूल में राज्य प्रदर्शन विंटर कार्निवल का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न राज्यों में गुजरात, मेघालय, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर इन राज्यों के विशेष आभूषण, वेशभूषा, खानपान और इन राज्यों के कई विशेष वस्तुओं को विद्यार्थियों ने अवगत कराया। इन राज्यों का सुंदर नृत्य बच्चों ने पारंपरिक वेशभूषा में प्रस्तुत किया। वहीं विद्यार्थी और अभिभावक बड़ी रुचि के साथ इस प्रदर्शनी का आनंद ले रहे थे। इसके साथ ही विद्यार्थियों ने बच्चों के लिए कई खेलों का आयोजन भी किया, जिससे बच्चे मनोरंजन करते हुए खेलते हुए नजर आए। खाने पीने के साथ ही खेलों का आयोजन विद्यार्थियों ने अपने विद्यालय के मैदान में बड़े ही अच्छे ढंग से दुकानें लगाईं, जो कि देखने में बहुत सुंदर भी लग रही थी। साथ ही माता पिता अपने बच्चों को देखकर खुश भी दिखे। इस विद्यालय में विंटर कार्निवल रखने का मुख्य उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना रहा। कुछ राज्यों के बारे में उन्हें अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। विंटर कार्निवल में विभिन्न देशों के पारंपरिक वेशभूषा में बच्चों को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो बच्चे उसी राज्य के हैं। इस विंटर कार्निवल में बच्चों के माता पिता और विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया। कुल मिलाकर इस कार्यक्रम में बच्चों के साथ अभिभावक भी काफ़ी प्रसन्न नजर आ रहे थे और कार्निवल में शिक्षकों का सहयोग भी सराहनीय रहा। तो महाराष्ट्र के ठाणे की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ग्रेटर वैली इंटरनेशनल स्कूल में ये भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस विद्यालय में विंटर कार्निवल रखने का मुख्य उद्देश्य यही था कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। वहीं कुछ राज्यों के बारे में उन्हें अच्छी जानकारी भी प्राप्त हो सके। विंटर कार्निवल में विभिन्न देशों के पारंपरिक वेशभूषा में बच्चों को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो बच्चे इसी राज्य के हैं, यानी कि जिस राज्य के बारे में उनको बताया जा रहा था, दिखाया जा रहा था, उसी राज्य के हैं। क्योंकि इस विंटर कार्निवल में बच्चों के माता पिता और विभिन्न खेलों का आयोजन भी किया गया। कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि इस कार्यक्रम में बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक भी काफ़ी खुश दिखाई पड़ रहे थे और इस कार्निवल में शिक्षकों का सहयोग भी काफ़ी प्रशंसनीय रहा, सराहनीय रहा है। What is the beauty of our Kerala? What is the beauty of Gujarat? What is the beauty of our Meghalaya and Jammu and Kashmir? With showing them a good kind of a new varieties of food, their folk dances, their attire, their traditional जो भी उनके ज्वेलरी हैं, जो कपड़े हैं, वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं, किस तरह की ज्वेलरी पहनते हैं, किस तरह से फोक लैंग्वेज बात करते हैं, किस तरह से फोक डांस परफॉर्म करते हैं, उन सब के बारे में। एंड द विंटर कार्निवल दैट यू आस्किंग फॉर मी, विंटर कार्निवल दैट इज ठंडियों के समय में एंजॉय करने वाली चीज़ें जो हमने यहाँ पे स्टेट फेयर में रखी हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड और गेम्स के साथ बच्चे आ रहे हैं, न्यू नॉलेज लेके जा रहे हैं। इनका स्टेज फोबिया एंड अ गेट टुगेदर फोबिया, जो दूसरों से मिलने का डर होता है, वो गुम हो रहा है। दे आर एंजॉइंग, दे आर वेलकमिंग पेरेंट्स, दे आर जस्ट लर्न अबाउट, थोड़ा फाइनेंस के बारे में भी सीख रहे हैं, कुछ चीज़ें सेल करके, कुछ चीज़ें बच्चों के पेरेंट्स के साथ बात करके सीख रहे हैं कि हमें कैसे बात करना चाहिए। सो यहाँ पे बात करना, किसी से घुलना मिलना, कुछ नई चीज़ें, हाउ टू सेल, हाउ टू डू द बिजनेस, और इतने सारी चीज़ें इनके साथ सीखने के साथ साथ वो इन्जॉय भी कर रहे हैं कि किस तरह से क्राउड आ रहा है, किस तरह से एंटरटेन करना है। कुछ बच्चों को सेल हो गए, काउंटर खत्म हो गए, बट ऑब्वियसली दे हैव मेड अ टेस्टी फूड। एंड वंस अगेन आई वेलकम ईच एंड एवरी पेरेंट्स ओवर हियर। सबको बहुत तहे दिल से थैंक यू है हमारा, शुक्रिया है हमारा कि वो आए, हमारे यहाँ पे एंटरटेन किए। थैंक यू सो मच फ्रॉम द ग्रेटर वैली। से बच्चों ने मतलब हमें सब लाइक कल्चर्स के बारे में जो एक्सप्लेन किया, सो इट वाज वेरी वेल एंड दे आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड बाय द टीचर्स। तो इसके लिए तो सबसे थैंकफुल हूँ मैं टीचर्स के लिए, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया जिसकी वजह से बच्चे बहुत अच्छा आगे का जो कॉन्सेप्ट आने वाला है बिजनेस माइंडेड, वो बच्चे सीख रहे हैं। सो मैंने बहुत सारे जैसे स्टार्टिंग में मैंने देखा गुजरात का है, सो गुजरात में क्या क्या एग्जैक्टली खाने के लिए मिलता है, ड्रेसिंग क्या होता है, वेयरिंग्स क्या होता है, ये सब चीज़ें पता चली। देन आगे आई तो मेघालय में आ गई,
तो ऐसा लग रहा था मैं सब जगह जा रही हूँ। और एक क्लास 4th स्टैंडर्ड में तो इतना अच्छा एंथुसियाज्म था कि जैसे हम आ रहे ग्रीट कर रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। सो बहुत अच्छा लगा सब चीज़ें। बाकी तो मैंने सब गेम्स इंजॉय कर लिए। सो गेम्स का तो रियली आई हैड मैनी गिफ्ट्स फॉर मी। सो डेफिनेटली एवरी ईयर मैं चाहती हूँ कि ये कार्निवल हो और हम आए और भी बच्चों के पेरेंट्स आए। आज यहाँ पे जो कार्निवल विंटर कार्निवल फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है, जो भी ऑर्गेनाइज किया गया है, ये बहुत ही अच्छा है। डिफरेंट स्टेट्स के बारे में बताया गया है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और क्या क्या यहाँ पे खाना है, जैसे क्या क्या पहना जाता है, क्या हर चीज़ के बारे में बताया गया है। तो बच्चों को भी इससे क्या नॉलेज मिल रहा है। ऐसे क्या जैसे महाराष्ट्र में रहते हैं तो वो सिर्फ महाराष्ट्र के बारे में ही नॉलेज उनको पता चलेगा कि महाराष्ट्र में क्या मिलता है, लेकिन इससे क्या डिफरेंट स्टेट्स के बारे में, उनके कल्चर के बारे में बहुत सारा उनको पता चल रहा है और उनसे क्या उनकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है। तो तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, तमाम जो अध्यापक हैं, उनको भी आपने सुना। ग्रेटर वेरी इंटरनेशनल स्कूल में जो कार्यक्रम हुआ है, किस तरीके से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया। राज्य प्रदर्शन विंटर कार्निवल का ये आयोजन, बच्चों के साथ ही अभिभावक भी इस कार्यक्रम में बेहद उत्साहित, बेहद खुश नजर आए। फिरोजाबाद में कपड़ा व्यापारी विजय गोस्वामी की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। विजय गोस्वामी की हत्या उसकी पत्नी मंजू ने की थी। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में मंजू ने हत्या की बात को स्वीकार भी कर लिया है। उसने कहा कि पति शराब के नशे में रोजाना बेटियों को पीटता था और शराब पीने के लिए छीन लेता था। इससे परेशान होकर उसने 30 दिसंबर की रात को सिर में सिलबट्टे से प्रहार कर दिया और विजय को मौत के घाट उतार दिया। उसे हत्या का जरा भी अफसोस नहीं है। दरअसल मूल रूप से औरैया की रहने वाली मंजू ने 2004 में विजय से कोर्ट मैरिज की थी। कोर्ट मैरिज के बाद दोनों में विवाद होने लगा। आरोपी मंजू ने बताया है कि पति की हरकतों से परिवार की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। पिछले 3 महीने से मकान का किराया भी नहीं दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। देखिए, दिनांक 30 दिसंबर 2022 को देर रात्रि में श्रीमती मंजू देवी द्वारा उनके पति विजय गोस्वामी की हत्या की सूचना थाना उत्तर को दी गई, जिसके उपरांत मुकदमा पंजीकृत कर तफ्तीश प्रारंभ की गई। तफ्तीश के दौरान उपलब्ध साक्ष्य एवं अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर वादिनी से गहनता के साथ पूछताछ की गई। उनके द्वारा विरोधाभासी वक्तव्य दिए गए। पुनः जब पूछताछ की तो उन्होंने घटना को स्वीकार किया। घटना के कारण रूप में उन्होंने पारिवारिक कलह, कर्ज के बोझ को बताया। साथ ही साथ ये भी बताया कि उस दिन भी इसी को लेकर के विवाद हुआ, जिसके उपरांत उन्होंने उनके सिर पर ईंट से प्रहार किया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। घटना स्वीकार करने के उपरांत उन्हें नियमानुसार गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अन्य साक्ष्य संकलन एवं आवश्यक। खबर है यूपी के हरदोई से, जहां एक प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों का 2 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था और घर वाले इससे नाराज भी थे। इसी बात से आहत होकर दोनों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल टडियावा थाना क्षेत्र के दलौली गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब प्रेमी युगल का शव फांसी के फंदे पर लटकते पाया गया। गन्ने के खेत में नीम के पेड़ से फांसी के फंदे पर लटके मिले शव को देखने के लिए भीड़ लग गई। घटना की जानकारी पुलिस को मिली। थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी। सूचना पाकर अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार सिंह, सीओ शिल्पा कुमारी भी मौके पर पहुंची। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दोनों के बीच 2 साल से प्रेम संबंध चल रहा था। उन्होंने ये भी बताया कि दोनों के परिजन संतुष्ट भी नहीं थे और दोनों जब एक ना हो सके तो एक साथ फांसी पर झूल गए। थाना टडियावा का ग्राम है दलौली। यहाँ गन्ने के खेत में एक नीम का पेड़ है, उस पे एक प्रेमी युगल की लाश मिली है जो पेड़ से लटकी हुई थी, जिसमें अंजलि डाटाराफ पप्पू करीब 18 वर्ष की हैं और दूसरे हैं श्यामलाल, ये 30 वर्ष के हैं, श्याम प्रकाश। और ये दोनों एक ही गांव के रहने वाले दलौली के ही। ये बताया जा रहा है कि इनका 2 वर्ष पूर्व से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसमें इन्होंने फांसी लगा ली। शव को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। इसमें अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर है यूपी के जालौन से, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुठभेड़ के बाद 5 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
बदमाशों के पास से 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, 1 कार और एक बिना नंबर की बाइक और 1700 रुपये बरामद किए गए। बदमाशों ने ग्राम मिनोरा में मोहर सिंह के घर में वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों पर पहले से 1 दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई चल रही है। देखिए, ये कोतवाली पुलिस और एसओजी सर्विलांस की टीम ने कुल 5 अभियुक्तों की पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी की है। इनकी गिरफ्तारी कुइयां खड़का कानपुर झांसी हाईवे के पास से ओवरब्रिज के नीचे से पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी की गई है। और इन 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद जो पूछताछ हुई है, जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसके अनुसार इन लोगों ने घटना जो कालपी मिनौरा में एक 457-380 का मुकदमा हुआ था, 13 दिसंबर को एक एफआईआर लिखी गई थी, जिसमें घर के अंदर में नकबजनी करते हुए इन लोगों ने चोरी की थी। खबर है यूपी के झांसी से, जहां रेल कोच फैक्ट्री के निकट सड़क किनारे दिव्यांग की रक्त रंजित लाश के मामले से पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। यानी कि पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने मृतक की पुत्री के प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से हत्या में शामिल बांस का डंडा भी बरामद किया है। वहीं जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक राधेश्याम राय ने बताया है कि 2 जनवरी को नई रेल कोच फैक्ट्री के पास सड़क के किनारे दिव्यांग का शव बरामद हुआ था। इस मामले में उसके पुत्र सुमित ने आकाश वर्मा नामक युवक पर संदेह व्यक्त करते हुए एक मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के दौरान मृतक की पुत्री के प्रेम संबंधों की बात जब सामने आई तो पुलिस ने गहराई से छानबीन की। जानकारी मिली तो बिजौली में रहने वाले शुभमम का लक्ष्मण की बेटी से प्रेम संबंध था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी। झांसी जनपद के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में 2 जनवरी को एक 302 का एफआईआर दर्ज हुआ था, जिसमें लक्ष्मण रायकवार की डंडे से सर पे मार के हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में लक्ष्मण रायकवार के पुत्र सुमित रायकवार ने एक व्यक्ति सुमित ने एक व्यक्ति आकाश के विरुद्ध 22वां नामजद कराया कि मुकदमा दर्ज कराया था। झांसी में कुख्यात लेखराज सिंह यादव को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने की कोशिश करने के आरोप में सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव 27 सितंबर से जेल में बंद हैं। उनसे मुलाकात करने 26 दिसंबर को सपा मुखिया अखिलेश यादव झांसी आए थे। जेल जाकर उन्होंने दीप नारायण से मुलाकात भी की थी। वो पूर्व विधायक के घर जाकर परिजनों से भी मिले थे। और इसके 1 सप्ताह बाद मंगलवार को प्रशासन ने पूर्व विधायक की 2 अरब 37 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। इस कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग की टीम के साथ साथ भारी पुलिस बल मौजूद रहा। इस संपत्ति में उनके और उनके परिवार के नाम पर जितनी भी संपत्ति है उन सभी को सीज किया गया। इस संपत्ति में उनके आवास, फ्लैट, जमीन, गाड़ियां, अन्य संपत्ति शामिल है। चौदह वन के आदेश के क्रम में यहाँ पर ये दीप नारायण उर्फ दीपक का ये आवास है, जो उनका आवास बना हुआ है आरटीओ कार्यालय के बगल, इसको जो है सीज किया गया है। और इसके साथ साथ इस आदेश में और भी संपत्तियां हैं जिनको भी सीज करना है। आज लगभग 237 करोड़ की संपत्तियां सीज की कार्रवाई की जा रही है। और कौन कौन सी संपत्तियां हैं सर इसके अलावा? अभी जो इनकी मून सिटी है वहाँ पर फ्लैट हैं जो बिक रहे थे वो हैं, और बनगुआ में ज़मीन है वो है, और मैरी में एक ज़मीन है। ये मिला करके सभी का कार्रवाई की जाए। खबर है यूपी के मैनपुरी से, जहां विकास कार्यों की समीक्षा करने के लिए जिलाधिकारी ने चौपा लगाकर बैठक की। साथ ही जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी ने भटपुरा में बने तालाब का निरीक्षण किया। दरअसल तालाब बहुत ही सुंदर बनाई गई थी, लेकिन उसका कुछ रकबा छोड़ दिया गया, जिसको डीएम ने लेखपाल को बुलाकर तत्काल प्रभाव से तालाब की सीमा बढ़ाने का आदेश जारी किया। इसके बाद सरकारी राशन डीलर गीता चौहान की दुकान पर स्टॉक रजिस्टर और गोदाम की बारीकी से जिलाधिकारी ने देखा और जांच की। उसके बाद गांव में बने इंटरलॉकिंग और सीसी मार्ग देखे। इसके बाद जिलाधिकारी ने ग्राम चौपाल लगाकर लोगों से उनके मन की बात को सुना। गांव की समीक्षा में खाद, बारात घर, शमशान घाट और खेल का मैदान बनाने के निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इस गांव को आदर्श ग्राम बनाने का संकल्प लिया। बेवर ब्लॉक का श्यामपुर भटपुरा गांव है, जो मैनपुरी जनपद का बॉर्डर का गांव है, सीमा पर का गांव है। तो इस गांव पर आज हम लोगों ने शीतकालीन भ्रमण के
उद्देश्य से हम लोगों ने ग्राम का भ्रमण, सरकारी योजनाओं को गांव में मिलने वाले लाभ का सत्यापन और ग्राम चौपाल का संयुक्त रूप से जो है एक आयोजन किया था, जिसमें कि सरकार की लगभग सभी विभागों की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। जो हमारे योजनाओं की प्रगति है उसका गाँव वासियों के साथ मौके पर। और चलिए बात करेंगे मथुरा की, जहां सदर बाजार को विकास के साथ साथ विद्युत विभाग भी अनदेखी कर रहा है। विभाग की लापरवाही के चलते एसटी और एलटी लाइनों की 2 केबल मिलाकर गंदे नाले से खुलेआम गुजर रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ी घटना और जनहानि हो सकती है। सफाई कर्मी सफाई करते समय केबलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उस समय बड़ी घटना घट सकती है। कुछ सालों पहले स्थानीय निवासियों के अनुसार विभाग बड़ी लापरवाही के चलते एसटी लाइन से एक ही परिवार के 3 लोग खत्म हो गए। एक एक्सपोर्ट टेक्नीशियन ने बताया है कि एसटी और एलटी केबल नाली में निकालते समय सुरक्षा की दृष्टि से किसी पार्क में कवर होनी चाहिए। स्थानीय निवासियों ने बताया कि विद्युत विभाग में कई बार इस बात की शिकायत भी की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्षेत्रवासियों के अनुसार पूरे क्षेत्र में बॉक्स खुले हैं, कबाड़ बन चुके हैं, जिनसे आए दिन जनहानि और पशु हानि होती है, लेकिन प्रशासन इसके खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाता है। देखिए, आपने अभी मेरे संज्ञान में लाया है, और घातक तो इसलिए नहीं हो सकती कि इंसुलेटेड केबल होती है और जहाँ पर जगह होती है वहीं से केबल जाती हैं। मैं इसको दिखवा लेता हूँ कहाँ क्या व्यवस्था उसकी है। जैसे आपने बताया कि वहाँ सफाई भी होती है, कोई वहाँ पर फावड़ा इस तरह सफाई के दौरान कुछ घटना हो सकती है। इसको मैंने अभी आपके सामने ही निर्देश दिए हैं जो साहब को, अपने जी साहब के साथ जाकर दिखवा लेंगे। जो सुरक्षात्मक दृष्टि से जो भी संभव है उसमें वो उपाय किए जाए। अभी आप संज्ञान में लाए कि पहले घटना घटित हुई है, ऐसा मेरे हिसाब से उसकी वजह से तो नहीं हुआ होगा, कोई ऐसा फॉल्ट अगर कोई दूसरा कारण रहे होंगे जो ऐसी घटना घटित हुई हो। यूपी के सोनभद्र की बात करेंगे, जहां कड़ाके की ठंड के चलते ग्रामीणों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। नगांव ब्लॉक के खोड़ेला गांव में वन विभाग की टीम द्वारा कई वर्षों से रह रहे वनवासियों को बेघर कर दिया गया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे आवास को भी गिरा दिया गया। वन विभाग का कहना है कि वो जमीन विभाग की है जहां आवास बन रहा है। वनवासी ने बताया है कि वो इस स्थान पर कई वर्षों से रह रहे हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने बच्चों, महिलाओं, वृद्धों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रोटेस्ट किया और वन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एसडीएम रमेश कुमार ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर उनकी मांगों को सुना और आश्वासन दिया कि पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग की टीम वहां पहुंचकर सर्वे करेगी। तब जाकर ग्रामीणों ने धरना खत्म कर खोड़ेला के लिए रवाना हुए। राजस्व ग्राम के मुसहर बस्ती ग्राम प्रधान के नेतृत्व में आए थे और इन्होंने ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन में इनकी कुल मिला के 12 मांगे हैं और इन मांगों को ज्ञापन में दर्ज लिया गया है और श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के समक्ष ज्ञापन रखा जाएगा। और इनकी जो मांग है उसके संबंध में कल इंस्पेक्टर माची, वन विभाग और राजस्व की टीम मौके पर भेजी जा रही है और उसके संदर्भ में जो भी इनकी मांगे हैं और उनकी जो कार्रवाई है उसकी रिपोर्ट लेने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। लोग आए हैं, इनकी घर द्वार गिरा गया है। जंगल में रहने वाले थे, यहाँ 50 वर्ष का वहाँ का मकान बना कर रह रहे थे। जंगल विभाग में ले जा करके जो है तोड़ फोड़ करके इनका कच्ची भड़वा सब तोड़ ताड़ करके फेंक दिए हैं, गाली गलौज भी किए हैं। इसलिए हम लोग इतना जनता इकट्ठा होकर के हम लोग डीएम के साहब जो है कि मिलने आए हैं, अपना समस्या सुनाने आए हैं। डीएम साहब से मुलाकात नहीं हुआ। इसके बाद डीएम साहब बोले कि आप लोग जाइए या कोई जंगल विभाग के वहाँ नहीं। विश्व हिंदू परिषद की 3 दिवसीय केंद्रीय बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में महासभा भवन में संपन्न हुई, जिसमें आगामी वर्षों के लिए प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें मजहबी कट्टरता, लव जिहाद, धर्मांतरण एवं समान नागरिक संहिता के विषय शामिल थे, जिसमें देश विदेश के करीब 300 पदाधिकारी शामिल हुए। आपको बता दें कि मजहबी कट्टरता को परास्त कर हिंदू समाज को स्वाभिमानी और सामर्थ्यशाली कैसे बनाएं, इन विषयों को लेकर चर्चा करने के लिए प्रस्ताव पारित किए गए। शक्ति लगकर अभी भी हम स्कूलों में रामायण की परीक्षा करते हैं, उनको पढ़ाते हैं और परीक्षा करते हैं। संस्कृत की परीक्षा करते हैं, भारतीय संस्कृति की परीक्षा करते हैं और गाय के बारे में एक पाठ्यक्रम बनाते। लगभग 10 लाख विद्यार्थी इन परीक्षाओं में स्कूलों में से शामिल होते हैं, पर यह संख्या हमारे लिए संतोषजनक नहीं है। संस्कारों के लिए एक बड़ी योजना हम करें।
और चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं मुंबई, जहां सीएम योगी मौजूद हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे जो नौजवान हैं, तो मुंबई की ये सीधी तस्वीरें फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं। उनको अगर एक्सेस दिया जाए अच्छी एजुकेशन, चाहे इंटरनेट के थ्रू या किसी और माध्यम से, एंड अपॉर्चुनिटीज की जो भी सीखे उसको काम में ला सके, तो हम बहुत तेजी से प्रगति कर सकते हैं। योगी जी के नेतृत्व में, उनका नेतृत्व है, लेकिन दायित्व तो हम सबका है कि उस नौजवानों को मार्गदर्शन किया जाए। और मुझे तो लगता है कि अगर ये डायरेक्शन जिसमें हम चल रहे हैं, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी इज वेरी मच अचीवेबल। योगी जी, आपका नेतृत्व है, हमारा दायित्व है, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद विनय कृष्णा जी। अब मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर राम एस उपाध्याय को। रामचंद्र उपाध्याय जी हार्वर्ड समेत विश्व के कई देशों में विजिटिंग प्रोफेसर रहे हैं। हाँ, उपाध्याय जी हैं और सीईओ लक्साई लाइफ साइंस और यूपीडीएफ के महासचिव हैं। आप उत्तर प्रदेश में निवेश की इच्छा भी रखते हैं और कोरोना काल में उन्होंने अपने ज्ञान, वेबिनार और ऑक्सीमीटर बैंक से लाखों लोगों को लाभ पहुंचाया। डॉक्टर राम उपाध्याय जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर जिले के घाटी गांव क्षेत्र में बन रही कच्ची शराब की शिकायतें काफी समय से सहायक आबकारी आयुक्त संदीप शर्मा को मिल रही थी और इसी को लेकर अधीनस्थ को टीम गठित कर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। घाटी गांव, मोहना, बड़ा गांव कंजरों के ढेरों पर आबकारी विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। साथ ही 40,000 किलो गुड़ लाहन की कीमत लगभग 22 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं टीम ने मौके पर जब्त कर सैंपल की कार्रवाई कर अवैध गुड़ लाहन को भी नष्ट कराया। साथ ही मौके से 500 लीटर की मदिरा भट्टी सहित 2 मोटरसाइकिलें जब्त कर आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीकृत किया है। और इस मौके पर उप निरीक्षण सहित आबकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। दो तीन दिन से मुखबिर से प्राप्त सूचनाएं हो रही थी कि हमारे जो क्षेत्र मोहना, घाटी गांव और बड़ा गांव, यहाँ पे कंजर और बंजारे जो बस्ती हैं, टपरे हैं, ये लोग लगातार मदिरा को फर्मेंटेड स्टेज पर ला चुके हैं। तो आज उस सूचना के आधार पर हम लोगों ने जिले के बल लेकर दबिश की, जिसमें लगभग 40,000 किलोग्राम गुड़ लाहन मौके पर नष्ट किया गया। उनके हौदे और भट्टे फोड़े गए, नमक डाला गया और इसके साथ साथ 500 लीटर मदिरा भी जब्त की गई। 2 दुपहिया वाहन भी मौके से जब्त किए गए। सर, इस जब्त माल की कितनी कीमत आकी गई है? जब्त मदिरा की कीमत लगभग 20 लाख रुपए है और इसके साथ साथ वाहन 60,000 रुपए के मारने जा रहे हैं और मदिरा। और इसके साथ आपका राज्य आपकी खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। नमस्कार।